तोशा खाना रेफरेंस इमरान खान नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया है। जी हां, आपको बताते चलें कि इमरान खान रुकन असेंबली नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी कर दिया है। इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। आपको बता रहे हैं तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान नाअहल करार दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म जारी हो गया है। इमरान खान रुकन असेंबली नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में ये लिखा है कि इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया गया। तो तोशा खाना रेफरेंस इमरान खान नाअहल करार दिए गए। 2 बजे ये फैसला सुनाया गया है और 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर यह फैसला सुनाया है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इमरान खान रुकने असेंबली अब नहीं रहे हैं। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया और इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा फैसला, पीटीआई को एक बड़ा धचका, अहम फैसला सामने आया। तोशा खाना रेफरेंस में जो कि महफूज किया गया था, आज सुनाया जाना था, इमरान खान नाअहल करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच की जानिब से मुतफ़िका तौर पर यह फैसला सामने आया है। इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया है। और आपको बताएं कि गलत गोशवारे जमा करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस को कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है और कौमी असम्बली की नशिस्त NA-95 मियांवाली भी अब खाली हो गई है क्योंकि इमरान खान रुकने असम्बली नहीं रहे हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। नवीद चौधरी साहब, एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, इमरान खान नाअहल करार दिए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? बहुत अहम फैसला है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केस कितना मजबूत था। बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग केस से बचने की कोशिश की और कई साल तक उन्होंने मुकदमा चलने नहीं दिया, इसी तरह से तोशा खाने की तफसीलात फराहम करने में उन्होंने बाकायदा इस किस्म के हरकत की कि अदालत पूछा कि मामला है क्या आखिर। तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि करप्ट प्रैक्टिसेस इस अंदाज में की गई थी कि उनका झुटलाया जाना नामुमकिन था। जिसे हम कहते हैं कानून के इस्लाह में ओपन एंड शट केस था और इस पर फैसला होना था। इलेक्शन कमीशन को खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि बेतहाशा इलेक्शन कमीशन पर दबाव आया, धमकियां दी गई, चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम लेकर उन्हें बहुत बुरे तरीके के साथ रगेदा गया और पूरी PTI और उनके हामी जो हल्के हैं उनको ट्रोल करते रहे। उसके बावजूद मुतफ़िका तौर पर फैसला आया सामने, क्योंकि मैंने जैसे किया कि केस ओपन एंड शट था, ये करप्ट प्रैक्टिसेस का केस था। इसमें साबित हो चुका था कि इमरान खान साहब ने करप्शन की है और रूल और रेगुलेशन को भी उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया कि जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचे, झूठ भी बोला। तो उसके बाद बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन और कानून की अलमदारी को यकीनी बनाते हुए आज फैसला दे दिया। ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है और जाहिर है इसके सियासी असरात नहीं है, इसके मुल्क पर भी साथ रसम हो गए। लेकिन एक चीज तो वादे हो गई कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इदारा आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहे तो किसी किस्म का दबाव उसे रोक नहीं सकता। ये बाकी सारे ऐसे इदारे जहाँ पर मुख्तलिफ मामला जेर समाअत हैं या आने वाले दिनों में इस किस्म के मुकदमा आ सकते हैं, उनके लिए भी एक रोशन मिसाल है कि किसी धौंस को, किसी लॉन्ग मार्च की धमकी को, किसी मुहासरे की धमकी को, किसी एजुटेशन की धमकी को, किसी चढ़ाई की धमकी को खातिर में न लाएं, बल्कि कानून और आइन की पासदारी करें। इसी तरह से हम एक महफूज और महज़ूब माशरे की जानब बढ़ सकेंगे। तो बहरहाल ये कानून की फतह है हर हवाले। नवीद चौधरी साहब, बहुत मौके मिले हैं इमरान खान को। आपको लगता है कि अगर वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिखा देते तो वो इस सख्त फैसले से बच सकते थे? और अगर अभी एक फैसला आ चुका है तो आपके ख्याल से कानूनी तौर पर इमीडिएट
क्या स्टेप होने वाला है इमरान खान का? देखिए, वो ज़ाहिर है अपील का हक है, ये कोई आखिरी अदालत तो नहीं है इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला इस्तेमाल किए हैं, ये आखिरी फोरम नहीं है, अपील का हक है उनके पास। अब यकीनी तौर पर वो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे और दरख्वास्त देंगे और वहाँ पर अपना मौका पेश करने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जजमेंट दी है उसमें कुछ चीज़ तशना नहीं है, बहुत सरहद के साथ ये बयान कर दिया गया है। ज़ाहिर है इसकी तहकीकात बड़े प्रोफेशनल अंदाज में हुई और इसमें कोई ऐसा नुक्ता नहीं बचा था कि जिसकी तशरीह मजीद दरकार हो। तो आला अदलिया के लिए भी एक बना बनाया केस है जिसमें सारे शवाहद मौजूद हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का हक है कि वो जाएं और जो फोरम रिलीज के लिए उन्हें अवेलेबल है कवायद और ज़वाबित के मुताबिक वहाँ उसके अंदर रहते हुए वहाँ से रजू करें, तो ये उनका बिल्कुल हक है, जाना चाहिए उनको। नवीद चौधरी साहब, जो सादिक और अमीन का एक टैग था जो कि अटैच था इमरान खान के साथ, वो अब ख़त्म हो चुका है, तो क्योंकि ये सादिक अमीन नहीं रहे हैं तो अब ये क्या चेयरमैन रह पाएंगे पार्टी के? देखिए, साकिब निसार साहब ने जब जजमेंट दी थी उसमें तो यही कहा था कि जो आदमी सादिक और अमीन नहीं रहेगा और पार्टी का सदर भी नहीं रहेगा। तो अगर हम उस फैसले के तहत देखें, उसी फैसले के तहत फिर नवाज शरीफ साहब को बिठाया गया था मुस्लिम लीग की सदारत से, बल्कि उस मौके पर हटाया गया जब सेनेट इलेक्शन होने वाले थे, पूरी पार्टी को एक और बहरान से 2-4 कर दिया गया था। तो अगर उस फैसले पर ही अमल दरामद हो जो यकीनन होना चाहिए, तो उसके बाद ये पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकते। ये नहीं कि महबूब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसकी तशरीह की थी और जाहिर है साकिब निसार साहब के जो साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने साबिक चीफ जस्टिस के फैसले की उस वक्त तक पासदारी करेंगे जब तक वो फैसला रिव्यू नहीं हो जाता। तो इमरान खान साहब पीटीआई के सदर भी नहीं रह सकते अदालती फैसले की रोशनी में। ठीक है, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक ने हमें ज्वाइन किया है। रेहान तारिक, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, हमें और हमारे नाजरीन को थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा। जैसा कि स्टेट किया गया है इस फैसले में कि करप्ट प्रैक्टिसेस थी, तो वो किस तरह से उन करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया गया है इस फैसले में? जो मादी के अदालती नज़ायर हैं वो भी देखने होंगे। सजा का तयन जो है वो भी गालिबन आर्टिकल 62F जो है उसके अंदर लिखा हुआ है 5 साल का। तो 63(1) के तहत ही रेफरेंस भेजा गया था। 62F की जो जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 62 की जो जुरिस्डिक्शन है, क्या इलेक्शन कमीशन इसको एक्सरसाइज कर सकता था या नहीं, दिस रिमेन्स सीरियस क्वेश्चन। और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसी पर सवालात भी होंगे। लेकिन उससे पेशतर इलेक्शन कमीशन का तफसीली फैसला देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इसको कैसे परसीव किया है, इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर अपना माइंड कैसे अप्लाई किया है। क्योंकि एज फार एज 62F1 इज कंसर्न, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका जो MP है सलमान नईम, उनका केस है। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के ऊपर सवाल उठाया था और इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दिया गया था। अब अगर ऐसा है तो यकीनन उस अदालती नज़ीर को सामने रखते हुए PTI इसको चैलेंज कर सकती है और शायद इस पे कोई रिलीफ की गुंजाइश भी निकले। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो तफसीली फैसला वो देखना पड़ेगा। देखने की बात इस वक्त ये है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो साबिक वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो, जिनको आर्टिकल 63 के तहत नाअहल किया गया था। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी कायद है, 3 बार के वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनको जब नाअहल किया गया था तो 62(1)F की जुरिस्डिक्शन के तहत बहाल किया गया था। अब इमरान खान साहब भी नाअहलों की सफ में आ खड़े हुए हैं। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा तसादुम, कोई ढींगा मुश्ती, सड़कों के ऊपर अनारकी, कियोस देखने को नहीं मिला जो अब देखने को मिल रही है सूरत हाल। और इससे पहले ही, फैसला आने से पहले ही ऐसी फजा बनाई जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन की जा रही थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, और उस रेड लाइन को कोई क्रॉस करेगा तो फिर हम ये कर देंगे। अभी मैं देख रहा था बड़े अलार्मिंग जो है मनाजिर है कि जहाँ पर वफाक और KP की जो पुलिस है वो आमने सामने है। मतलब आप देखिए कि एक MNA का गार्ड KP पुलिस का वो फायर खोल देता है। अब भाई ये क्या है, मतलब ये क्या हो रहा है कि इससे पहले भी हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ KP पुलिस भी होती है, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी होती है, और फिर उनके अपने वज़रा ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये दोनों सूबों की पुलिस जो है वो चढ़ाई कर देगी वफाक के ऊपर। तो ये क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट है? आज से पहले जो बड़े बड़े फैसले हुए नाअहली के, कम से कम ऐसी चीज देखने को नहीं मिली जो अब करने की कोशिश की जा रही है। अब भी बनी गाला के अंदर एक इजलास जारी है, उस इजलास के अंदर क्या पार्टी पॉलिसी बनती है और किस तरह से
करती है। ठीक है, रेहान तारिक सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ बता रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल पर। एक बार फिर से रुख करेंगे नवीद चौधरी साहब का, उनसे जानेंगे। नवीद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि ओवरऑल अब विद इन पार्टी आप किस तरह की सिचुएशन बनते देख रहे हैं, क्योंकि अब ये अहम फैसला जो आया है उसके बाद अब PTI के अंदर कुर्सी के लिए आपको लगता है कि एक नई जंग छिड़ने वाली है? देखिए, ये तासुर आम है और इसके माजी में शहाद भी सामने आए हैं कि इमरान खान साहब के जो क्लोज एडीज हैं, मरकजी रहनुमा हैं, वो इनको समझाते रहे हैं कि आप कंसंट्रेशन को उस सतह पे ना लेके जाएं जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाए, और इख्तिलाफ राय पार्टी में इस हवाले से पाया जाता रहा। चंद एक लोग हैं जिनका अपना कैरेक्टर मशकूक है, वो माजी में कुछ ऐसे काम आपे में रहे हैं जहाँ सियासी लोग ज्यादा वाद रखना पसंद नहीं करते। वो बड़े मशकूक किस्म के लोग हैं, वो भी इनको चिमटे रहे हैं, वो कुछ और मशवरा देते रहे हैं। यकीनी तौर पर पार्टी में इख्तिलाफ राय है और ये चीज डिस्कस हो रही होगी कि जिस तरह की पॉलिसियां इमरान खान साहब इख्तियार करते जा रहे हैं उससे वक्ती तौर पर आपको मकबूलियत तो मिली, ये वक्ती है। जाहिर है कि अब जिस तरह से इकानमी को आप छोड़कर गए थे तो आइंदा से मादा तो हर सूरत में रिवाइव करना ही करना था। तो उसमें जो बिजली की कीमत थी, जो पेट्रोल प्राइसेस थे, उसके बाद महंगाई की सूरत हाल थी, बाकी मामला थे, वो सारे हर एक को फेस करना पड़ रहे थे। लेकिन वहाँ डिस्कस हो रहा था कि इमरान खान साहब की पॉलिसियां गलत हैं। उसमें यकीनी तौर पर शिद्दत आएगी और लोग उनको बताएंगे कि आप इलेक्शन कमीशन से टकराए, आपने चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, बाकी लोगों को भी मजबूर किया पार्टी के कि वो जुबान इस्तेमाल करें, तो आप लीगल फोरम पे जाके रजू करते तो सूरत और होती, अभी भी वो करेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर जो एक खिजाखानी है वो जारी है, जिसका शासनामा आपने देखा बार बार, कभी जहांगीर तरीन साहब को आउट कर दिया जाता है और कभी शाह महमूद कुरैशी की बारी आ जाती है, कभी पार्टी के और लोगों को लिखा जाता है कि मुझे इन पर शक है। इमरान खान साहब ने इजलास के अंदर भी कहा बैठ के कि मुझे पता है कि कौन कौन से लोग मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं बनी गाला में, वो राब्ते में रहते हैं दूसरी कोर्टों के साथ, तो एक मतलब की जो सलाह है वो बढ़ेगी। ठीक है, नवीद चौधरी सीनियर तजियाकार हमारे साथ थे और साथ ही साथ सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक भी हमारे साथ थे, और इस फैसले को वो कैसे देख रहे हैं उस हवाले से हम उनसे जान रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ऐवान वज़ीर आला नवे शाहरा में सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आइए आपको लिए चले। एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल जमात का सबसे मकबूल सरबरा, और मैं ये समझता हूँ कि उनके बारे में जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खुद सादिक अमीन करार दिया हुआ है, उनके एसेट्स के बारे में इन्होंने मुकदमा किया मुस्लिम लीग नून ने, साल 1.5 साल केस चला, ईच एंड एवरीथिंग वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डिक्लेयर किया कि ये सादिक अमीन है और जो इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए थे उनमें कोई सदाकत नहीं है। तो ये अजीब तमाशा है कि चंद हज़ार के तहाइफ जो तोशा खाना के हैं उनको बुनियाद बना के इमरान खान के रास्ते को जो रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि इस पर पूरी कौम आज सरापा एहतजाज है। और ये एहतजाज ना सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क के हर शहर में, हर कस्बे में, हर गोठ में, हर गांव में, हर चौक और चौराहे में हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है। आप रात तक देख लीजिएगा, क्या मजदूर, किसान, तलबा, नौजवान, वकला, ताजर, ख़वातीन, ये सारे लोग जो है वो एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। इससे पूरी दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा। और ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये एहतजाज दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ वहाँ ये एहतजाज हो रहा है। हम ये समझते हैं कि इस फैसले के ज़रिए शायद वो -1 उनके जहन में किसी जगह पड़ा है कि इमरान खान को रोक के, और हम ये कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, नवाज शरीफ भी बाहर है, इमरान खान को भी बाहर कर दें, तो ये उनकी भूल है। इमरान खान ने कोई जायदाद बाहर नहीं बनाई, इमरान खान ने अरबों रुपए नहीं लूटे हुए,
عمران خان نے تو ان کو ایکسپوز کیا ہے، شریف خاندان کو، زرداری خاندان کو، یہاں کے مافیاز کے بارے میں جو چمکھی لڑائی لڑی ہے، وہ عمران خان پچھلی 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے 25 سال تک اس ملک کے طول و عرض میں جدوجہد کی ہے، لوگوں کو بیدار کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر دستک دی ہے، لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، اور اس کے بعد پوری قوم کو کھڑا کیا ہے۔ اس ملک کے کروڑوں نوجوان آج عمران خان جن کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، وہ کبھی اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس طرح کے فیصلوں سے عمران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے، تو یہ احمقوں کی سوچ ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اس طرح کے پاپولر لیڈرشپ کو وہ سیاسی طریقے سے تو آپ باہر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر آپ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن جس کے بارے میں ہم آج نہیں کہہ رہے، ہم پچھلے 2-2.5 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں، وہ ڈکٹیشن لے رہے ہیں، وہ ایک بڑی جماعت کی ایما کے اوپر یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ جو پچھلے دنوں لیکس ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ توشہ خانہ میں نہل کر دو، تو یہ ایک ملی بھگت کا نتیجہ ہے یہ سارا فیصلہ۔ اس کو قوم مسترد کرتی ہے، ہمارے وکلاء اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ احتجاج جو ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ چیمہ صاحب آپ بھی بات کریں۔ شکریہ۔ دیکھیں، جس طرح میں باقی موجود ساتھیوں نے کہا، ہم نے بار بار میڈیا کے ذریعے اس چیز کو باور کرایا کہ یہ جو کمپرومائز کمزور الیکشن کمیشن ہے، اس کا جانبدارانہ رویہ جو ہے، اس سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے جتھے کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اور آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد اب کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا کہ ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب بلایا تو حالانکہ اس وقت وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے، انہوں نے 40 سال کا حساب کیا، جبکہ اس کے برعکس جو ملکی خزانے کو لوٹتے رہے، جو اپنا لوٹ مار کا مال منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جو ہے اثاثے بناتے رہے، انہوں نے صرف قطعی خط کے علاوہ کچھ پیش نہیں کیا۔ اور آج بھی یہ جو معاملہ توشہ خانہ کا، یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے، ہمارے اداروں کے لیے ایک جگ ہنسائی کا باعث بنے گا کہ ایک ایسے شخص کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا گیا کہ جس نے ہمیشہ سے ٹرانسپیرنسی کے لیے، یعنی کہ اکاؤنٹس کی شفافیت کے لیے نہ صرف جدوجہد کی، آپ سب جانتے ہیں تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹ، اپنے ڈونرز کی ڈیٹیل جو ہے الیکشن کمیشن کو جمع کرائی، لیکن آپ اسی طرح جس طرح ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر ایک جانبدارانہ رویہ تحریک انصاف کے ساتھ رکھا گیا، یہ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی حقائق کو توڑ موڑ کر مسخ کیا گیا، اور ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر، اور ایسی اور اس جو جس ایشو کو بنیاد بنایا گیا اس سے الیکشن کمیشن کی جانبداری جو ہے اور زیادہ کھل کے سامنے آ گئی، اور بلکہ اس کے پیچھے وہ جو جتھا ہے ڈاکوؤں کا جو ساری یہ پچھلے 5 ماہ سے کوشش کر رہا تھا کہ ریاستی مشینری، ریاستی اداروں کو استعمال کر کے مخالفین کے خلاف جھوٹے پرچے کرائے جائیں، اور اب جو حالیہ الیکشن میں رزلٹ آیا، بلکہ جو 16 تاریخ کو جو ریفرینڈم ہوا ہے اس کے اندر جو عمران خان کی جو مقبولیت ہے، عوام میں جو پذیرائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے شریف اور زرداری گینگ کی راتوں کی نیند اڑ چکی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے وہ اور ان کے درباری جس انداز سے عمران خان کے خوف میں مبتلا ہیں، ذہنی مفلوج لوگ جس طرح کے بیانات دیتے ہیں صبح شام، اس سے کسی کو میں شک شبہ کی بات نہیں رہے گی کہ یہ لوگ ہیں جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ جن تحائف کے بارے میں کو بنیاد بنا کے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، قانون کے مطابق جب ایک سرٹن ایک عہدے پہ کوئی فائز ہوتا ہے، سرکاری بھی عہدے داران اس میں موجود ہیں، تو ان کو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ جو قیمت سرکار کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے طے کی جائے وہ اس کو ادا کرے، اور وہ تحائف ملنے والے تحائف وصول کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے نہ صرف جو ان تحائف کی کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے مقررہ جو قیمت تھی وہ ادا کی، بلکہ اگر ان تحائف میں سے کچھ تحائف انہوں نے اگر فروخت کیے تو اس میں جو منافع ہوا اس پہ بھی ٹیکس دیا، اور اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرن میں انہوں نے اس کو فائل کیا اس کے اندر۔ سو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو درباریوں کا ٹولہ جو
हकाइक मस्क करने के ऊपर लगाया, अब आपको मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं कि इमरान खान ने कोई चोरी कर ली, कोई करप्शन कर ली, ऐसा हरगिज नहीं है। इस फैसले से भी ना इमरान खान साहब चोर ना ही करप्ट साबित होते हैं, बल्कि उनको एक ऐसी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर एक जो है डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला दिया गया उन असासों का जिसका वो ऑलरेडी टैक्स भी अदा कर चुके हैं उस प्रॉफिट पे, और उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी शामिल कर चुके हैं। और जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है, हम बिल्कुल इस नाइंसाफी पे मबनी फैसले को, इस गैर आईनी फैसले को हम अदालत में भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कतई तौर पर यह इख्तियार नहीं है जिस आर्टिकल के तहत जो है इमरान खान साहब को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये सारी जो मिली भगत है, कि चोरों का जत्था जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, हम पहले भी कह चुके कि जो गड़ा इमरान खान के लिए खोलते हैं उसमें ये खुद गिरते हैं और इनके अपने मकरू चेहरे जो है कौम के सामने बेनकाब होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इन माफियाज का पहले भी मुकाबला करते रहे और अब भी जो है भरपूर मुकाबला करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह कानून की अदालत में जो है सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। इस पे आप क्या कहेंगे कि आज ही लॉन्ग मार्च का आगाज नहीं होगा? और दूसरी मेरी बात, दूसरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान साहब को इस पर गिरफ्तार करके जो लूटा हुआ पैसा वो वापस ले। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं और जो जिस तरह से हकायक को मस्क करने की कोशिश की जा रही उन लोगों की जानिब से कि वो जो चोरों का टोला जिसने इकट्ठे होकर मुकमुका करके एक साजिश के तहत इक़्तिदार पे काबिज हुए और NRO 2 जिन्होंने लिया हुआ है, उनको ऐसी बातें ज़ेब भी दे दी। इमरान खान साहब को पहले भी पाकिस्तान की आला अदलिया ने सादिक और अमीन करार दिया, और अभी भी मैंने आपसे जिस तरह अर्ज किया है कि अगर इमरान खान साहब ने वो तहफ़ लिए इन लोगों की तरह नहीं, जरदारी और नवाज शरीफ और गिलानी की तरह नहीं कि 5% 10% दे के, कानून के मुताबिक इमरान खान साहब ने जो कैबिनेट डिवीजन की कीमत तय की थी उसका 50% उन्होंने अदा किया। तो जो लोग 5% 10% बल्कि मुफ्त में गैर कानूनी तौर पे गाड़ियां ले गए, वो लोग जो है पहले अपने गिरबार में झांके और अपने जो सवालात हैं उनका जवाब दें। आपके सामने इलेक्शन हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जिसमें ममनुआ फंडिंग केस कर, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के हवाले से, उनकी नाइंसाफी के हवाले से, कि बजाय इसके कि अदालत के फैसले पे अमल करते हैं और उनसे PMLN पीपल्स पार्टी और JUI से जो है उनसे उनकी फंडिंग के हवाले से सवाल किए जाते हैं, तहरीक इंसाफ को जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। फिर दूसरा ये कि मरियम नवाज के हवाले से कज़ाफ़ी साहब एक सेकंड, मरियम नवाज के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने ये कहा है मरियम नवाज को भी शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। मरियम नवाज वो खातून है जो कन्विक्टेड थी, मरियम नवाज वो खातून है जिनके भाई बनमला एतराफ़ कर चुके हैं एवन फील्ड के अपार्टमेंट तो हमारे हैं, हम ओन करते हैं, मेरी बहन उसकी ट्रस्टी है, नेल्सन और नेस्कोल हमारी कंपनीज हैं, उनके ज़रिए से हम इन्हें लुक आफ्टर करते हैं। और एक टीवी प्रोग्राम में जिसमें एक तरफ मैं था जिसमें मैंने ये कहा था कि इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं, वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बैरून मुल्क मेरी जायदादें, मेरी तो इस मुल्क के अंदर भी कोई जायदाद नहीं और मैं अपने वालिद के साथ रह रही हूँ। तो उन्हें ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रही हैं। यानी कैलबरी फोन्ट की मुजद और लुथड़ी हुई हैं, करप्शन के इन केसेस के अंदर कन्विक्टेड थी और जिन हालात के अंदर उन्हें यहाँ पर बेल आउट किया वो भी आपके सामने है। हम उनके इन इल्ज़ामात की मजम्मत करते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं है। ये बताइएगा कि आप इस फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल में सिविल मिलिट्री रिलेशंस को किस नज़र से देखते हैं कि इसको कैसे आप वैल्यूएट करते हैं, क्योंकि आपका भी एक अदारों के हवाले से खास मौक़िफ़ रहा है, तो इस फैसले की तनाज़ुर में किस तरह देखते हैं? दूसरा, पार्लियामेंट में जाने का मकसद है कि साहब का कोई प्लान है, क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट में आप होते तो ज़्यादा मोर इफेक्टिव आपका प्रोटेस्ट और बाकी चीज़ें होती। देखिए,
پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے حوالے سے جو فیصلہ تو پہلے ہی جو جماعت کا ہے وہ آپ کے سامنے کہ ہمیں الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو جو سازش کے تحت اقتدار پہ قابض ہوئی اس کو نہیں ماننا. دوسرا یہ بات رہی آپ کی جو سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے, تو ہم بڑا واضح طور پہ پہلے بھی اپنا موقف دے چکے ہیں کہ یہ جو جتھا اقتدار پہ قابض ہوا ہے, ان کے پچھلے 5 ماہ میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں, جتنی بھی کارروائی ہیں, اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسے حالات کریٹ کر دیے جائیں کہ یہ لوگ پھر سے سیاسی شہید بن جائیں. NRO 2 یہ پہلے ہی لے چکے ہیں, نیب قوانین کے اندر تبدیلی کر کے یہ اپنی چوریاں کرپشن پہلے ہی معاف کرا چکے ہیں, کیسز پہلے ہی معاف کرا چکے ہیں. عوام کے اندر جانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں, عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں, سوائے چوروں کو ریلیف دینے کے انہوں نے 5 مہینے میں کیا کچھ نہیں ہے. تو جب عوام کو بھی منہ نہیں دکھا سکتے اور اقتدار چلانے, حکومت چلانے کے لیے